नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, इशरत जहां एनकाउंटर केस ने फिलहाल राजनीति में तूफान खड़ा करके रख दिया है और एक अधिकारी एक बार सामने आते हैं जो कि RVS मणि हैं, गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि इशरत जहां मामले में उनसे ज़बरदस्ती तत्कालीन नेताओं और अधिकारियों ने उनसे ज़बरदस्ती फर्जी एफिडेविट पर दस्तखत कराए और वो दाखिल कराया गया। और वहीं इस रिपोर्ट को पूरी तरह जांच को अंजाम देने वाले अधिकारी IPS वर्मा का कहना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो पूरी जांच और तथ्यों के आधार पर बनाई थी और इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी था। देखिए रिपोर्ट। इशरत जहां एनकाउंटर केस का जिन एक बार फिर से वक्त की बोतल से बाहर निकल आया है। मुंबई आतंकी हमले की साजिश का मुख्य आरोपी डेविड हेडली, जिसने अपनी गवाही में ये बात कबूली थी कि इशरत जहां एक आतंकी थी। अभी उसके खुलासे के बाद माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था कि गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि और SIT में अफसर रहे सतीश वर्मा के बयानों ने सबको चौंका दिया। RVS मणि के मुताबिक इशरत और उसके साथियों को आतंकी न बताने का उन पर दबाव डाला गया था। वहीं दूसरी तरफ इशरत जहां एनकाउंटर केस में गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बनी SIT में अफसर रहे सतीश वर्मा का दावा है कि इशरत एनकाउंटर में नहीं मारी गई थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उसका मर्डर किया गया था। गौरतलब है कि वर्मा वही अफसर हैं जिन पर एक पूर्व सेक्रेटरी ने इशरत को आतंकी न बताने का दबाव डालते हुए सिगरेट से दागने का आरोप लगाया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि हमारी जांच में पता लगा कि इशरत और उसके साथियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कथित एनकाउंटर के कई दिन पहले ही उठा लिया था। सच्चाई ये है कि IB की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं था कि आतंकियों के साथ कोई महिला भी है। इशरत के बारे में कोई इनपुट नहीं था। इन लोगों को गैरकानूनी तरीके से कस्टडी में रखा गया और बाद में मार दिया गया था। हालांकि वर्मा ने पूर्व होम सेक्रेटरी GK पिल्लई के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि उन्हें इशरत मामले की पूरी जानकारी थी। वर्मा ने कहा है कि मैं कोई इंटेलिजेंस अफसर नहीं हूं। वर्मा ने होम मिनिस्टर के पूर्व अफसर RVS मणि को सिगरेट से दागने और टॉर्चर करने के दावों को भी नकारते हुए कहा कि मणि को तो इस केस की कोई सीधी जानकारी ही नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इशरत जहां केस में आखिर क्यों बार बार नए खुलासे किए जा रहे हैं। साल 2004 में हुए इस एनकाउंटर की जांच में क्यों UPA सरकार की तरफ से बार बार दखलंदाजी की गई? क्यों इस मामले में तत्कालीन UPA सरकार में 2 बार हलफनामा दाखिल कर पहली बार में इशरत को आतंकी और दूसरी बार में बेगुनाह बताया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर मिलता है तो बहुत से चेहरों से नकाब उतर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, इशरत जहां मामले में जिस तरीके से नए मोड़ आ रहे हैं उनसे जायज़ सी बात है कि नए खुलासों से आखिर राज क्या है, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चा के लिए BJP नेता अनिल झा और आम आदमी पार्टी नेता मिथिलेश, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में ये जो नए खुलासे हो रहे हैं? पहले हेडली अमेरिका में एक जेल में बैठ करके वो बताता है कि इशरत जहां आतंकवादी थी और लश्कर-ए-तैयबा की जो फिदाइन दस्ता है उसकी सदस्य थी। और इसके बाद एक पूर्व अधिकारी जो कि गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि उन पर दबाव बनाया गया कि इशरत जहां को आतंकी ना बताया जाए और उनसे एफिडेविट पर दस्तखत भी कराए गए, यहाँ तक कि उन्हें टॉर्चर भी किया गया। देखिए, इसमें जो शामिल थे उस समय के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं, वो तो समय आने पे शायद सच्चाई आएगा, आ ही जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें दोनों सरकार, गुजरात की सरकार और उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जिम्मेदार हैं। आपके ही रिपोर्ट में अभी बताया जा रहा था कि कहीं ये रिपोर्ट नहीं है कि आतंकी के साथ इशरत जहां भी शामिल थी मुंबई हमले में, तो फिर आप इसको आतंकी मान कैसे रहे हैं? और यदि आपने मान भी लिया है आतंकी और आप ही के अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसका एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया था, ये एनकाउंटर था भी नहीं, कहीं और से मारा गया, कहीं और पे रखा गया, तो ये सब हमें ये लग रहा है कि जितनी भी साजिशें हो रही थी, ये वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस और BJP वालों ने कर रखा है अभी, और ये मुस्लिम को जो ये लोग एक साइड में कर रहे हैं, उन पे हमले करवाना और उन पर अलग अलग बयान देना, इनके कई सारे मंत्री अलग अलग बयान देते रहते हैं। तो हमें लगता है कि ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की एक साजिश थी। आम आदमी पार्टी भी यही करती है।
नहीं, आप एक एग्जांपल बता दीजिए कि हमने सांप्रदायिक दंगे कहीं पे करवाए। अरे हमले तो हम पे हो रहे हैं, हमारे सीएम साहब कहीं पे जा रहे हैं तो उस पे हमले हो रहे हैं, हम लोग तो आम भुक्तभोगी आदमी हैं इस पार्टी चीज़ के नेता रोहित वेमुला पे बोलते हैं, जेएनयू पे बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जो घटना होती है उस पर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं होती हैं उस पर नहीं बोलते हैं। लखनऊ में एक छात्र उसी तरीके से वेमुला की तरह सुसाइड करता है, उस पर नहीं बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं बोलती शायद। तो फिर मैं आपको बता दूं कि अभी जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था गौ मांस वाला कांड, उसमें अरविंद जी खुद गए थे मिलने उस पर के भी लिए। बोलते हैं, लेकिन जो मिश्रा लखनऊ में आत्महत्या करता है उस पर नहीं बोलते हैं। देखिए आप ये कहेंगे कि सब बातों पे वो बोले, केवल एक धर्म विशेष पर ही, केवल नहीं, आम आदमी पार्टी भी केवल धर्म विशेष पर भी बोल रही है, कांग्रेस भी उसी पर बोल रही है, और बीजेपी पर जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो आरोप लगा ही रहे हैं कि वो भी इसी पर बोल रही है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, यदि वेमुला पे हम लोग बोलते हैं, कन्हैया पे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग दूसरे। चलिए मैं अनिल झा जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर डीपी कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ गए हैं। कौशिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इशरत जहां मामले में नए नए खुलासे आ रहे हैं, आखिर इनका राज क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए राठौर जी, बताना चाहूंगा, इशरत जैसा मामला है, इसका ये देश से जुड़ा मामला है, और इस मामले के अंदर बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम भी चाहते हैं इसके मामले में। देखिए, हमारा काम है शासन प्रशासन को संभालना, और देश के जो आतंकवाद का जो मामला है, ये सरकार मेरे ख्याल से इसकी अच्छी तरह निष्पक्ष जांच कराए, और सीबीआई को फ्री हैंड छोड़ के, बीजेपी अगर इस तरह की मुद्दा उठाती है तो सीबीआई को फ्री हैंड छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जाके इसकी जांच करा ली जाए। पर जहां तक मेरा अपना सवाल है कि इस तरह के मामलों में राजनीति ना करके देश के जो कोई भी हो, अक्सर देश के जो आतंकवादी के मामले में आता है, और सबसे बड़ी बात तो मुझे समझ में आ रही है, ये जो भी कांड हुआ ये अफसरों के बीच की कहानी है। मुझे लगता नहीं इसमें कहीं सरकारी इन्वॉल्वमेंट रही होगी सरकार की, और वो उन अफसरों के खिलाफ जो भी जांच बनती है उनकी जांच करवाए सरकार, और जांच में जो भी होगा, दोषी निर्दोषी जो होगा। डीपी कौशिक साहब, क्या आपको लगता है कि जो अफसर हैं वो अपने आप कोई निर्णय लेंगे, केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। मुझे पता है कि देखिए, पंजाब जैसे आतंकवाद का उस टाइम दौर चल रहा था, वहां पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है हमारे यहाँ पे भी, और इस तरह के मामले में कई बार अफसर है ना थोड़ी सी कोताही बरत देते हैं कि अपना आपको करने में। और फिर भी मैं तो कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा है तो सरकार निष्पक्ष, बीजेपी इस चीज को मुद्दे कैसे ना करे, उसको निष्पक्ष जांच करवा के, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, किसी भी सरकार को आतंकवाद के खिलाफ किसी भी, मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चलिए अनिल झा जी से भी बात कर लेते हैं। अनिल जी, कांग्रेस ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है अपनी जिम्मेदारी से। इस देश के अंदर कुछ ऐसी ही बात डीपी कौशिक करते हैं और कुछ हमारे साथी, कि एक सिंह जो है, एक शेर जो है, कई सारे पशुओं को मार दे और बाद में कहे मैं अब अहिंसा का पुजारी हो गया हूँ। ये सवाल देश की जनता और आवाम ये पूछती है। इस देश के अंदर एक मैराथन स्टार्ट हो गया है जी, कि कौन सबसे ज्यादा मोदी गवर्नमेंट को गाली बके और कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों को ये दिखाए देखो जी हम आपके हित चिंतक हैं। क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों की इकोनॉमिकल कंडीशंस को कम देखा, मुसलमानों को वोट के रूप में ज्यादा देखा। ये सिर्फ इसी शासन और सियासत में पिछले 70 साल से लगे हुए हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है, कोई भी देश में आतंकी घटना होगी और भाजपा अगर उसका विरोध करेगी, हम ये कहते रहे जो आतंकी है उसको आतंकी की तरह निपटा जाए जी, और ये बजाय उसको देश का दुश्मन या आतंकी समझने के उसे वोट बैंक की और तब्दील करने की कोशिश करते हैं जी। यह मैराथन रेस मुझे लगता है इस देश के ही लोग बंद करवाएंगे इन लोगों का। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आधारित सियासत करने वाले लोग कुछ समय के लिए तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन भविष्य के अंदर इनको जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका इतिहास में जब स्थान होगा तो जेएनयू जैसे घटना के मामले में, वेमुला जैसे घटना के मामले में, असम जैसे घटना के मामले में, केरल के वड़ापुरम जैसे घटना के मामले में, कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मार मार के भगा करके उनकी संपत्ति को लुटवाने वाले, बिट्टा कराटे जैसे लोगों को समर्थन देने वाले, यासीन मलिक पर एक भी चार्जशीट दाखिल न करने वाले, इन सब से भविष्य का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश की जनता इनसे पूछेगी, और पूछेगी बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा डीएनए है कि हर आतंकी को तुम कहते हो कि महमूद गजनवी की औलाद है, तैमूर लंग की औलाद है। मेरा मानना है, मुझे प्राइड है हिंदुस्तानी होने पर, लेकिन मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि कश्मीर के नाम लेकर के कोई कह दे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए और देश के टूटने की इंतजार करे। हमने कहा कि
हमने ये कहा है चलिए, डीपी कौशिक जी आतंकी जवाब ले घटना लेते का हैं। हम कभी भी समर्थन नहीं करते डीपी, हैं। कौशिक कोई हो साहब, कानून के हिसाब से कौशिक जी, पालन होना बीजेपी का चाहिए। सीधा सीधा आरोप है अरे कि हिंदू में हाथ रख कांग्रेस के बताओ, मुस्लिम क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की तुष्टीकरण राजनीति करते करती हो? है। जहां जाते हो राठौर मुस्लिम साहब, चलिए, तुष्टीकरण जवाब ले करते लेते हो। हैं, जवाब ले यही लेते हैं। बात अरविंद भाई लग गया उसके अंदर, जवाब ले हिंदू लेते हैं। हमारे के साथ लग गया जाकर पहले के। जवाब ले लेते हैं कौशिक जी। राठौर साहब, ये जहाँ साहब बोल रहे हैं ना मेरे मित्र, हाँ, मैं जहाँ साहब से ये इनको बताएं कि अभी इस टाइम चुनावी मुद्दा नहीं है, ये चुनावी माहौल से बाहर आके, मोड़ से आगे बाहर आके बात करें। देश के प्रति देश का ये मुद्दा है ये, और इसमें इस तरह की राजनीति करते हैं तो मैं मानना चाहूंगा जहाँ साहब हम प्रधानमंत्री जी को बोले वो साफ निष्पक्ष जांच कराए। आप देखिए, अगर आतंकवाद का कोई मामला है तो उसके बारे में कोई जांच होनी चाहिए, और पूरा जो भी आप किसी को पर ऐसे थोड़ी है कि देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दोगे। उसका एक थ्रू चैनल होता है, 2004 से उसका एक चैनल होता है, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाइए आप। ऐसे नहीं किसी भी नागरिक के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और जहाँ जम्मू कश्मीर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, 2004 के बाद चलिए, मिथिलेश कुछ कहना चाहे, मिथिलेश। आप देखिए, आप जो जिस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वही आपकी सरकार वही अलायंस में बैठी हुई है जो अफजल गुरु का जो समर्थन करती थी, उस सरकार के ये देश जानता है धर्म की राजनीति ये आप लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार आप चला रहे कौशिक हैं जी। और तुष्टीकरण की बात अरे आप किस पे कौशिक जी, इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए 2004 के बाद कितने साल कांग्रेस की सरकार रही? क्या निष्पक्ष जांच हुई थी? पार्टी से अरे 10 साल रही। समर्थन करती थी उस पार्टी का। उसके बाद आपकी स्पेशल प्रोडक्शन फोर्सेस, आपकी आईबी जो आपके पास थी उस वक्त, क्या बिट्टा कराटे के खिलाफ एक भी कार्रवाई की आप लोगों अनिल ने? झा जी, अरे हम तो कर रहे हैं। अभी जवाब लेंगे, हम तो मिथिलेश से भी उसको जवाब बिट्टा लेंगे कराटे और को डीपी उसकी कौशिक जी जगह से भी भेजेंगे। जवाब लेंगे। अनिल झा, मैं यासीन आपको मलिक अभी की रोकना हिम्मत चाहूंगा। नहीं अभी मैं कि आपको दिल्ली में रोकना आके नारे चाहूंगा। लगा दे। अभी हम तो उसको भेजेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक आप ब्रेक क्या के कर रहे बाद हैं? भी हमारी ये चर्चा आप जारी लोग क्या रहेगी। कर रहे हैं? आप बने रहिए कौशिक A to Z साहब। न्यूज़ के साथ। में नहीं मारी गई थी। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more solved than ever, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं कि इशरत जहां वाले मामले में कब कब क्या हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 15 जून 2004 गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में 4 लोगों को मार गिराया। इनमें इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राना और जिशान जौहर का नाम शामिल है। इस एनकाउंटर की अगुवाई डीआईजी डीजी वंजारा ने की थी। 7 सितंबर 2009 एनकाउंटर पर विवाद के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग को जांच सौंपी गई। उन्होंने 243 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। इसमें इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया। पुलिस को कोल्ड ब्लेडेड मर्डर का दोषी ठहराया गया। 9 सितंबर 2009 गुजरात हाईकोर्ट ने तमांग की रिपोर्ट पर स्टे लगाते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस केस की जांच उसकी निगरानी में होगी। सितंबर 2010 एसआईटी प्रमुख आर के राघवन ने इस केस की जांच करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने नई एसआईटी गठित की। नवंबर 2010 सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज हो गई। इसमें नए एसआईटी के गठन पर रोक की मांग की गई। 29 जुलाई 2011 राजीव रंजन वर्मा को एसआईटी का नया चेयरमैन बनाया गया। नवंबर 2011 एसआईटी प्रमुख राजीव रंजन की जांच रिपोर्ट के आधार हाई कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इन पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। दिसंबर 2011 गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया।
14 फरवरी 2013 सीबीआई ने आईपीएस अफसर जीएस सिंघल को गिरफ्तार किया। 23 फरवरी 2013 सीबीआई ने 2 और पुलिस अफसर जेजी परमार और तरुण बारोत को भी गिरफ्तार किया। 4 जून 2013 सीबीआई ने एनकाउंटर केस में आईपीएस डीजी वंजारा को गिरफ्तार किया। उनकी अगुवाई में ही एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। 13 जून 2013 एनकाउंटर की जांच को लेकर आईबी से चल रही तनातनी के बीच सीबीआई ने आईपीएस सतीश वर्मा को जांच टीम से हटा दिया। मई 2014 सीबीआई ने बीजेपी नेता अमित शाह को एनकाउंटर केस में क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने 5 फरवरी को डीजी वंजारा को जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो हमने आपको बताया कि कब कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में, और अब फिलहाल फिर से एक बार ये मामला गर्म हो गया है। अनिल जी, ये मामला बार बार नए खुलासे आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है इस वजह से ये नए खुलासे हो रहे हैं, या कुछ और कारण? मुझे लगता है कि बीजेपी का और उनकी सरकार का ये मानना है जो देश का आतंकी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और न्याय सम्मत सबको न्याय और निर्णय मिलना चाहिए जी। अब मसला ये सब कहानी हो रही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सब मुस्लिम तुष्टिकरण के लेकर के ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बयान आते हैं। मेरी बात डीपी कौशिक साहब कह रहे थे अफजल के बारे में, उनके दिग्विजय सिंह अफजल जी और वो याकूब मेनन जी, ऐसा तो टीवी पे वो संबोधन करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है, लाज शर्म भी कहीं है कि नहीं है, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत दे दे उसको ये जी कह करके नहीं संबोधित करते हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। दूसरी बात रही मुस्लिम तुष्टिकरण की, तो ये आंकड़े हैं, विश्व देश के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति मुसलमान कहाँ पे है? वो गुजरात का बोहरा मुसलमान है, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय थे उस समय उसने सबसे ज्यादा तरक्की करी। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुसलमान कहां पर है? तो ये रिपोर्ट बताती है सच्चर कमेटी की कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुसलमान अगर कहीं पर है तो वो गुजरात के अंदर है। प्रति व्यक्ति गुजरात में मुसलमानों की जो आय है वो देश के अंदर सबसे ज्यादा है, और जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का पैरोकार करती हैं, 68% मुसलमान आज भी कच्ची छत के नीचे रहते हैं। उन मुसलमानों के पास वहां पर अपनी एजुकेशन नहीं है, और वहां पर उससे पहले वामपंथियों की 35 साल की सरकार रही थी। उसके बाद कांग्रेस की जहां जहां पर सरकारें रही, असम के अंदर रही, असम के अंदर वहां पर मुसलमानों के हालात को आप देखिए, वहां के 13 डिस्ट्रिक्ट के डेमोग्राफिया को देखिए। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अन्य देशों में जाकर के कोई मुसलमान अगर करोड़पति है, सबसे ज्यादा बाहर के देशों में व्यापार है जिसका, वो गुजरात का बोहरा मुसलमान है जो अमेरिका और कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस और व्यापार करता है। कहीं पर भी पक्षपात नहीं किया गया है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करेंगे, डीपी कौशिक वोट की राजनीति ये लोग करेंगे, और तरक्की की राजनीति कुछ कहना चाह रहे हैं। मिथिलेश जो हुआ वो ठीक हुआ था, जांच भी ठीक हुई। अनिल जी, मिथिलेश को भी फिर आप ये भी कह दीजिए कि जो 2001 में हुआ था उसमें मोदी जी की सरकार थी, क्या वो भी सही हुआ था? देखिए, कोई करोड़पति है या ज़्यादा वहाँ पे पढ़ा लिखा है, मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप किसी का इनकाउंटर करवा दें, आप वहाँ पे दंगे करवा दें, आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार जब जब आती है, आपकी सरकार केंद्र में आते ही यूपी में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ आपके एमएलए हैं उस क्षेत्र में, आपके दिल्ली में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए, आपकी रणनीति शुरू से ऐसी रही है कि जब जब चुनाव का माहौल आता है, आप गौमांस का मसला उठाते हैं, आप दंगे करवाते हैं, आप दूसरे पक्ष को भड़काते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी भी करती होगी। नहीं, आप बता दीजिए, एक भी ऐसा एग्जांपल बता दीजिए कि हमने कहीं पे दंगे करवाए हैं। मैं बता देता, अभी तो नहीं, तो दंगे तो बीजेपी पे भी अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, कांग्रेस पे भी आरोप साबित नहीं हुआ। और आप एक देख लीजिए, और आप एक रिपोर्ट देख लीजिए कि केंद्र में मोदी की सरकार आते ही सीबीआई को वो इस तरह से चला रहे हैं कि अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया जाता है। इससे पहले नहीं, ये तो केंद्र से पहले, केंद्र में सरकार बनने से पहले ही अमित शाह को क्लीन चिट हो गई, तब तो यूपीए सरकार थी। अरे 2014 की बात है। नहीं, यूपीए सरकार में ही दी गई थी, 2014 की बात है। तो सर एक्चुअली क्या है राठौर साहब, चलिए डीपी कौशिक जी हमारे साथ बने। कौशिक जी, क्या लगता है आपको कि ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं कौन करवा रहा है? देखिए, सब सरकार की चाल है, इसके अंदर मैं आपको राठौर साहब बताऊं, केंद्र सरकार की?
हाँ, केंद्र सरकार की। अगर केंद्र आपकी सरकार चाल ली थी हरियाणा में दंगे फसाद करवा दिए। चलिए चलिए अरे सर, बोलने दीजिए। वो हरियाणा आपको जानता है पूरा हुड्डा बीजेपी जी चाल। ने चलिए दंगे फसाद करवा दिए, आपकी चाल नहीं थी। इशरत जहां मामले में जी दादा इस जहाँ का जहाँ मामला है, हाँ। इसमें देखिए जो भी दोस्त, मैं तो कहूंगा इसमें जहाँ अफसरों का खेल रहे हैं राठौर साहब, पूरा देश जानता है। मनीष साहब को भी जानता है, और जो दूसरे वर्मा जी क्या नाम था उनका, उनको भी देश जानता है। जी, सारा खेल अफसरों के बीच में रहा है। और मैं तो फिर कहता हूँ, लेकिन अब आप तो किसी को- कहते हैं कि सीबीआई को तोता की तरह केंद्र सरकार वही- यानी कि वही- एनडीए वही आप गठबंधन देखिए ना। सरकार यूज कर रही है, तो कहीं ना देखिए कहीं सर- यूपीए सरकार भी यूज करती होगी। नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप फिर माननीय प्रधानमंत्री छोड़े ना सीबीआई को खुली छोड़े, और उनको कांग्रेस ने छोड़ा था क्या? कांग्रेस कांग्रेस ने छोड़ा था? कांग्रेस ऐसी राजनीति करती नहीं सर। अच्छा। कांग्रेस शुरू से ही इसलिए तो राजनीति, हाँ कांग्रेस का ये बिल्कुल, हाल हुआ। सीबीआई के मामले में हमने पहले भी देखिए, मैं मानता हूँ कौशिक जो भी जी, कांग्रेस में 5,000 घोटाला से हुए। ज्यादा एक मिनट दंगे सर, आपके शासन में हुए हैं। एक मिनट जी। सर, एक मिनट सर, हरियाणा के जो भी- दंगे हमने नहीं कराए, जो भी कांग्रेस भागलपुर के में टाइम हमने हुआ, नहीं कराए जो भी डीपी कांग्रेस कौशिक के टाइम जी, हुआ, बोले सीबीआई दो, बोलने करवाया। बोलने सब लोगों को अंदर दीजिए, किया। बोलिए। जैसा अब आप ये मान लीजिए कांग्रेस के टाइम पे जो हुआ और जो सीबीआई के फैसले आए, हमने सबको अंदर किया, सबको सजा दी, हमने किसी को नहीं बख्शा। पर मैं फिर आपको कहता हूँ, इस मामले में हम राजनीति ना करके, ये देश के प्रति मामला है, इसको साफ सभी जो भी मतलब एक अच्छी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के, और साफ दूध का दूध पानी का पानी सामने लेकिन आ साहब, जाएगा। कांग्रेस तो इस एनकाउंटर को फर्जी पहले से बताती रही है। इशरत जहां को भी आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो सर आप कैसे एकदम किसी को कैसे आतंकवादी मान लेंगे? आप जांच करवाइए ना फिर। जी। अगर देखिए जांच का भी को प्रकरण होता होगा ना सर, ऐसे तो नहीं किसी को भी एक आतंकवादी मिनट मान जी, लेंगे आप। अनिल ये जी। जेएनयू के मामले में उसको ये मानने को तैयार नहीं है, दिखने के बाद को भारत विरोधी नारे लगा रहा था। ये इशरत जहान को मानने को तैयार नहीं करे, उस पर जांच कर दो। अरे कश्मीर सर, वार अगर से ऐसा मुस्लिम होता में तो मिट्टा उसको कराटे जमात को ये नहीं जांच करने वाले कहते हैं। यासीन साहब, मलिक के अगर मामले में ऐसा ये होता जांच देखिए, करने के लिए देखिए, कहते हैं। कोर्ट हमारा कोर्ट वोट फैसला मांगने सुनाएगा। के लिए कहते हैं। आपके नेता जो जो आरोपी से देखिए, होता है, उसके बारे में अरे कहते हैं। अरे भाई, किसी ये को बताओ, देशद्रोही कह दिया। मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर चलने आप वाली कैसे योजना देशद्रोही है। आप कैसे कह सकते हो? आप ये बताइए द्रोही मुझे बनाना बात। है, किसको इस देशभक्त देश को बनाना चलने है। देंगे, नहीं देखिए, देंगे। ये लाइसेंस आपके पास नहीं है। कौशिक जी बोलिए। सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये लाइसेंस माननीय है। बीजेपी सरकार 2002 के ये कानून के डिसाइड बारे में करे आपके पास कोई सवाल नहीं ये किसी को देशद्रोही मान लेंगे कोर्ट के सरकार। आगे आप ऐसे थोड़ी कोर्ट होता में है। फटकार नहीं लगाई, उसके आप आप जूतों मारे। मिथिलेश कुछ कह रहे हैं। आप जी। झूठ बोलते हैं। मिथिलेश। नहीं नहीं, तो इसका भी जवाब दे दीजिए अनिल भाई कि अभी जो हुआ हरियाणा में 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ, वो रेप हुए, क्या क्या नहीं हुआ हरियाणा में, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब क्या इसमें भी करें? अब तो कांग्रेस आपकी के- सरकार है। तो आप कहते हैं जांच करो, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमे नहीं हुए जिन लोगों ने किया? अरे जी। मुकदमे है हुए। क्या कि गिरफ्तारी नहीं हो रही? आप ये बताइए जो कि भारत से ऊपर चलिए जा रहे हैं, हफ्ते चलिए भर से ज्यादा वो चलता रहा। आपकी सवाल सरकार अब क्या भी रही यही थी? खड़ा हुआ है। आपकी सरकार जानबूझ के ऐसा करवा रही थी। आप लोगों को जानबूझ के लग रहा है सवाल सारे अब भी गिरफ्तार यही हुए। खड़ा हुआ है कि इशरत जहां मामले में जो ये नए नए रोजाना खुलासे याकूब हो मेमन रहे को हैं, फांसी के बाद बोलते हैं, आखिर याकूब जी, इनके द्वारा इस पर क्या दिखता नहीं है, 7 दिन ऐसी के अंदर चीज दंगे हुए। की जा रही हरियाणा के किए अंदर जाने की सवाल उठा कोशिश रहे। की जा रही है कि जिससे कि कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही हो? जी, मैं बता रहा हूँ, इस टाइम जो सरकार है ना, सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई काम नहीं है, जी। सिर्फ ऐसे मुद्दे से ही वो आपके पास ज्यादा एक इनकी राहुल सरकार गांधी है। है। जी। देखिए जाए बीजेपी के दादे के राजस्थान एक में है लगा राहुल लीजिए, गांधी। अभी महाराष्ट्र में शरीर इन्होंने बड़ा ऐसे हो किया, गया है। गुजरात में ऐसे दिमाग किया, अभी नहीं हरियाणा है। को बलि का बकरा बना दिया। जहाँ इनकी सरकारें हैं, ये जी। काम तो करते नहीं कुछ भी, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा देश को भटकाने का काम, सपने बेचने का काम कौशिक जी, थोड़ा जो पढ़े लिखे सरकार लोग, सरकार कुछ और करी है। बोला करो। चलिए, कोई काम नहीं करते। चलिए, कौशिक जी, अगर आप- इनको राहुल गांधी को देख के भी हंसते हैं। जी हाँ, और सवाल आपको अब भी देख जो के कि तो हंसेंगे। बरकरार है, चर्चा जरूर हुई और आप सब लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की। कौशिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनिल झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल अब भी यही खड़ा हुआ है कि इशरत जहां मामले में जिस तरीके के रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, आखिर इनके पीछे राज क्या है? हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।